कंडीशन है डीजेनरेटिव कंडीशन का क्या मतलब है? एज एज प्रोग्रेस डीजेनरेटिव चेंजेस अकर ड्यू टू ओवरवेट ड्यू टू वेट बेयरिंग एंड एक्सेसिव मूवमेंट्स, रेपिटेशन ऑफ मूवमेंट। तो हमने आपको क्या बताया कि जो एक्सेसिव मूवमेंट ये कहाँ पे होती है सर्वाइकल स्पाइन में? लोअर सर्वाइकल स्पाइन पे होती हैं, C5, C6 एंड C6, C7। तो ये लोअर सर्वाइकल सेगमेंट होगा। कहीं पे आपको लोअर सर्वाइकल सेगमेंट T1 तक भी मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली सर्वाइकल स्पाइन को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, अपर सर्वाइकल स्पाइन, मिडिल सर्वाइकल स्पाइन एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन। अपर सर्वाइकल स्पाइन में ऑक्सीपिट C1, C2 आता है, मिडिल सर्वाइकल स्पाइन में C3, C4, C5 आता है, लोअर सर्वाइकल स्पाइन में C6, C7 और T1 आता है। ठीक है, और आज जो नया रिसर्च है वो ये कहता है कि जो लोअर सर्वाइकल सेगमेंट है वो उसमें जो T5 तक अफेक्ट आता है, जो भी कंडीशन होती है ना, तो लोअर जो सर्वाइकल सेगमेंट है वो T5 तक भी अफेक्ट होता है। ये नई रिसर्च कहती है। ठीक है, तो डीजेनरेशन में बेसिकली क्या होगा? आपका वियर एंड टीयर होगा। तो आपका जो लोअर सर्वाइकल स्पाइन है वहां पे वियर टीयर होगा, कार्टिलेज डैमेज होगा, और डीजेनरेशन में न्यू बोन फॉर्मेशन होता है। न्यू बोन फॉर्मेशन क्या होता है? एक न्यू बोन जनरेट होती है एट द पेरिफेरी ऑफ द स्पाइन, उसको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। वो कहाँ पे होता है? जनरली वर्टिब्रा के मार्जिन्स पे होता है, एंटीरियर मार्जिन्स पे, पोस्टीरियर मार्जिन। वर्टिब्रल जो बॉडी है उसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन। और कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है? इंटरवर्टिबल फोरामेन में हो सकता है। तो एंटीरियर जो मार्जिन पे ऑस्टियोफाइट है वो हमारा पेन में कोई इतना खास इफेक्ट नहीं डालते हैं, पर जो पोस्टीरियर मार्जिन पे जो ऑस्टियोफाइट है विद इन द वर्टिब्रल कैनाल है और इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, ये हमारा जो है नर्व, रूट को, नर्व को, कॉर्ड को, ड्यूरा को, PLL को, इन सबको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो रैपिड पेन है वो कॉर्ड और ड्यूरा नहीं, PLL भी देता है। क्यों देता है? क्योंकि पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट के आउटर फाइबर्स में भी इनर्वेशन होती है, जिसके कारण वो रैपिड पेन देता है। ठीक है, तो जनरल फीचर हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या प्रेजेंट होंगे? तो कॉमन क्लिनिकल फीचर्स आर सबसे पहला पेन सबसे पहला, देन स्टिफनेस, देन रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन में भी हमने आपको 2 टाइप के पैटर्न बताए थे, एक कैप्सुलर टाइप पैटर्न और एक नॉन कैप्सुलर पैटर्न। तो कैप्सुलर पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या होता है सर्वाइकल स्पाइन में? गुड, वेरी गुड। All movements are equally affected except flexion. This is the capsular pattern of cervical spine. Non-capsular pattern, except capsular pattern, जो भी पैटर्न होगा रिस्ट्रिक्शन का वो होगा आपका नॉन कैप्सुलर पैटर्न। क्लियर है? गुड। देन अदर फीचर्स, अदर साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जहां पे नर्व की बात आती है, ड्यूरा की बात आती है, कॉर्ड की बात आती है,
अगर ये कंप्रेस हो रहे हैं तो इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं? आपका सबसे पहला आता है रेडिएशन। रेडिएटिंग पेन कहां पर होता है? जो अफेक्टेड डर्मेटोम्स होते हैं उसमें रेडिएटिंग पेन है, जिससे हमें ये पता चलता है कौन सा पर्टिकुलर सेगमेंट इन्वॉल्व है। देन इट मे कॉज पैरेस्थीसिया, tingling sensation, numbness. These are the common features of nerve compression or root compression or dura compression or cord compression. ठीक है, समझ में आएगा? तो अब पेन और जो रेडिएट करेगा वो जिस साइड का नर्व रूट इन्वॉल्व होगा उस साइड पेन करेगा। तो अगर राइट साइड का इन्वॉल्व है तो राइट अपर लिम्ब में पेन आएगा, जो कि कहां से कहां तक हो सकता है? वो नेक से लेके डिजिट तक कहीं भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द हाउ मच कंप्रेशन इज अ, डिपेंड करता है कितना कंप्रेशन है। तो वो नेक से लेके डिजिट तक आपका कहीं पे भी हो सकता है। लेफ्ट साइड में कंप्रेशन होगा तो लेफ्ट साइड सिम्टम आएंगे। अगर दोनों साइड में कंप्रेशन आ रहा, रेडिएशन आ रहा है, तो यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि बाइलेटरल रेडिएशन है। तो बाइलेटरल रेडिएशन कब होता है? जब आपका स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रली कंप्रेस होता है। सर्वाइकल स्पाइन में जो डिस्क प्रोलैप्स होता है वो बहुत कम होता है, अधिकतर लंबर रीजन में होता है, पर नर्व रूट कंप्रेशन कॉमन। ठीक, तो दीज आर द कॉमन क्लिनिकल फीचर्स और साइन एंड सिम्टम ऑफ द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। नाउ कम टू द कॉजेज। क्या कॉज हो सकता है? किस किस कारणों से हमारा ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है और ये सिम्टम आ रहे हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कॉमन है, आपको बता दिया, डीजेनरेटिव चीज। अब डिफरेंशिएशन कहाँ पे आता है? डिफरेंशियल डायग्नोस बनता है जहां पे कॉर्ड कंप्रेशन या आपका नर्व रूट कंप्रेशन, क्योंकि जो नर्व रूट कंप्रेशन का जो सिम्टम है वो नर्व रूट के कंप्रेस होने से आ सकता है। नर्व रूट कंप्रेस जो कि सर्वाइकल स्पाइन में जरूरी नहीं है कि आपका डीजेनरेशन से ही हो, और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? आपका नर्व रूट कंप्रेशन किस किस तरीके से हो सकता है? डीजेनरेटिव चेंज हो गए आपका, पहला जो हम पढ़ रहे हैं आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। दूसरा क्या होगा? ट्यूमर से भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा अल्टीमेटली क्या होगा बेटा? कुछ चीज कंप्रेस करेगी ना, तो क्या कंप्रेस करेगी? डिस्क कंप्रेस करेगी, यानी कि डिस्क प्रोलैप्स। ठीक है, या फिर आपका सिम्टम कैसे आएगा? आपका ब्रेकियल प्लेक्सस का इन्वॉल्व हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है कहीं, तो भी आर्म में पेन आएगा। या फिर रेफर्ड पेन होगा कहीं का, तो भी आर्म में पेन। रेफर्ड पेन आर्म में आएगा क्यों? किसका आता है? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था हार्ट का। लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट पूरा शोल्डर, नेक भी आ जाता है कई बार, शोल्डर पूरा आर्म पूरा डिजिट तक आ जाता है, ये रेफर्ड पेन हो गया। तो हमें रूल आउट करना है ना कौन किस वजह से ये पेन आ रहा है, कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही है या कुछ और है। क्लियर है सबको? और क्या रीजन हो सकते हैं? पोस्चरल बेटा, पोस्चरल से भी क्या होगा? उससे भी तो या तो डिस्क होगा या कुछ और प्रॉब्लम होगा। तो और मेन रीजन क्या हो सकते हैं? एक टीबी ऑफ द स्पाइन भी हो सकता है, इन्फेक्शियस हो गया,
ट्रोमा में क्या होगा बेटा? वो अलग कंडीशन आ गई। एनीथिंग एल्स? Inflammation. एनीथिंग एल्स? कुछ और बचा? बेटा मेरी बात को समझो, एक बात को, कि जो विप्लैश है, ट्रॉमा है, बैड पोस्चर है, उन सबसे भी अल्टीमेट क्या होगा? कंप्रेशन होगा ना। तो कंप्रेशन किसकी वजह से होगा? या तो जो हमने एक बता दिया, डिस्क प्रोलैप्स। तो अल्टीमेटली रीजन कुछ भी हो, डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है, डिस्क कंप्रेस कर रहा है, तो एक डिस्क प्रोलैप्स में ही आ गए ना सारे कारण। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक हम पढ़ रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, ये डीजेनरेटिव चेंज है, इसकी वजह से कंप्रेस, और इन कारणों से भी हो सकता है जो बता रहे हैं। चाहे आप जो भी चीज घुमा दो, पर उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा ना कि क्यों क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, उसमें कंप्रेस हो रहा है। अब मैं इसी को बोलूं कि आपका ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा से क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए होंगे ना। तो मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो एक पर्टिकुलर रीजन होता है, जैसे कि मैं बताया ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन, ये एक रीजन। दूसरा क्या बताया सर? डीजनरेट डिस्क प्रोलैप्स, इंजरी, ट्यूमर, डिस्क प्रोलैप्स, Referred pain. रेफर्ड पेन, सर स्टेनोसिस भी हो सकता है क्या? स्टेनोसिस भी हो सकता है। पर सर्वाइकल में स्टेनोसिस बेटा बहुत रेयर होता है। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी जो सर्वाइकल स्पाइन है, जो वर्टिब्रल कैनाल है, जो सबसे ज्यादा डायमीटर वर्टिब्रल कैनाल का सबसे ऊपर सर्वाइकल स्पाइन होता है, इसलिए स्टेनोसिस मुश्किल है। आपको हमेशा स्टेनोसिस मिलेगा कहाँ पे? लंबर में मिलते हैं। ठीक है, क्यों? जब लंबर पढ़ाएंगे ना, लंबर जैसे आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पढ़ा रहे हैं, ऐसे कभी नेक्स्ट क्लास में लंबर स्पॉन्डिलाइसिस पढ़ाएंगे, तो उसमें आएंगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो और एक मैं आपको एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, जो होती है कोराकोइड प्रेशर सिंड्रोम, जो शायद मैंने डिस्कस किया था तब आप लोग नहीं थे। तो कोराकोइड प्रेशर सिंड्रोम भी सेम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जैसे सिम्टम लाता है, नर्व कंप्रेशन वाली। ये भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कोराकोइड प्रेशर सिंड्रोम। ठीक है जी? तो ये हो गया आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और भी बहुत सारे हैं, पर हम कॉमन की आज बात करें। जैसे जो अभी बताएं 4-5, ये यही होते हैं अभी। तो पहला बताइए क्या था? डीजेनरेटिव चेंज, वो हम पढ़े थे, उसको छोड़। ट्यूमर्स जो है आपका नर्व रूट भी कंप्रेस कर सकता है और डायरेक्ट कॉर्ड को भी कंप्रेस। ठीक है, और जो ट्यूमर का जो ये रेड फ्लैग होता है, और इसका जो पेन होता है वो वेग पेन होता है, और इवन ऑन रेस्ट पे भी होता है, और मूवमेंट से इस पे कोई खास इतना फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारे और पेन जो है वो मूवमेंट से एग्रीवेट होते हैं ना, तो इतना ज्यादा इसमें कोई इतना फर्क पड़ता है। ऐसे तो जब जहाँ पे ज्यादा कंप्रेस होगा, जैसे बताया फ्लेक्शन में, एक्सटेंशन में स्पेस कम होता है, तो उसमें ऑब्वियस है कि कंप्रेस ज्यादा होगा, फर्क पड़ेगा। पर जनरली बात हम बता रहे हैं कि उसमें इतना ज्यादा होता नहीं, और इसमें रेस्ट में भी पेन होता है। और बताइए नेक्स्ट। डिस्क प्रोलैप्स सर्वाइकल में हमने बताया डिस्क प्रोलैप्स कम होता है ना, पोस्टीरियर डिस्क बल्ज हो जाता है। एज एज प्रोग्रेस डिस्क बल्ज इज कॉमन, बट पूरा डिस्क प्रोलैप्स जो है कम होता है। एनुलर टीयर ज्यादा होता है। एनुलर टीयर, न्यूक्लियर, यंग पेशेंट में न्यूक्लियर प्रोट्रूजन भी हो जाता है।
हो गया हमारा डिस्क ब्रेकियल प्लेक्सस डिस्क प्रोलैप्स और डिस्क इंजरी सर्वाइकल में कभी और ले लेंगे। और ब्रेकियल प्लेक्सस कंप्रेशन या ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, आपका कोई भी ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी होगी तो वो भी पूरा आर्म में सिम्टम देगी, शोल्डर में सिम्टम देगी, तो वो भी हमें रूल आउट करना है कि वो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस। ओके। और जो मैं आपको कोराकॉइड प्रेशर सिंड्रोम की बात बताई थी, उसमें भी ब्रेकियल प्लेक्सस का ही कंप्रेशन होता है। नेक्स्ट क्या है? रेफर्ड पेन सर। रेफर्ड पेन हर्ट का वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जो भी आपका कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, एंजाइना हो, और कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, कोई भी हार्ट रिलेटेड डिजीज है, तो वो भी आपका सिम्टम ये देती है। टीबी और स्पाइन आपने पढ़ी लिया हो, आज स्टार्ट हुआ है। तो उसमें भी क्या होगा, जो टीबी स्पाइन है या अदर पायोजेनिक इन्फेक्शन है, उसमें अल्टीमेटली क्या अपना कोल्ड एब्सेस होता है, फर्स्ट फॉर्मेशन होता है। जब वो वर्टिब्रा जो होती है वो एंड में जाके कोलैप्स भी हो जाती है, तो सारा जो है कंप्रेशन कहाँ पे, नर्व या कॉर्ड पे किया। और और इसमें क्या था, हमने बताया था आर्म पेन। तो आर्म पेन जो कंफ्यूज जो करता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस है, तो उसको रूल आउट करना है। वो टेनिस एल्बो में भी होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस जरूरी नहीं है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस, हम उसको ट्रीट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस कर रहे हैं, पर कंडीशन कुछ हो, ठीक है। टेनिस एल्बो भी हो सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है। तो जब ये इतनी सीवियरिटी पे पहुंचते हैं तो पूरा आर्म पेन देते हैं, ठीक है। क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में जब आप देखेंगे, असेस करेंगे, तो बहुत बार जो है आपको नेक पेन नहीं मिलेगा। देयर इज नो नेक पेन, ओनली आर्म पेन। तो इसको रूल आउट करना है कि पेरिफेरल नर्व्स तो इन्वॉल्व नहीं है, टेनिस एल्बो तो नहीं है, कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं है, अल्नर न्यूराइटिस तो नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आर्म और पेन में और रेडिएटिंग पेन में डिफरेंशिएट कर, ठीक है बेटा। ये हो गया आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस। एग्जामिनेशन में क्या करेंगे आप, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, resisted motion, reflexes and sensory examination. तो एक्टिव रेंज सबसे पहले क्या है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में कौन कौन सी मूवमेंट कराएंगे बेटा, और साइड फ्लेक्शन, साइड फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, साइड रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन। दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। हम यही कराते हैं एग्जामिनेशन। चलो इसको अभी यही छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना ही कह के कि ये मूवमेंट है। पर क्या एक्टिव में तो यही हम कराएंगे, पर मैं दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ। क्या और कोई मूवमेंट भी है सर्वाइकल स्पाइन में, जैसा कि मेरा हर बार सर नोडिंग होता है, नोडिंग क्या बोलते हैं इसको, चिंतक। और कोई नॉडिंग को क्या बोलते हैं, इट इज कैपिटल फ्लेक्शन एंड कैपिटल एक्सटेंशन।
कैपिटल फ्लेक्शन एंड कैपिटल एक्सटेंशन। बट एग्जामिनेशन में हम वही मूवमेंट करेंगे, ठीक है, 6 मूवमेंट। पर मैं बेसिक आपके नॉलेज के लिए बता रहा था कि कैपिटल फ्लेक्शन एंड कैपिटल एक्सटेंशन भी होता है। अगर क्वेश्चन आए पूछे कोई वाइवा में तो क्या भाई नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, तो सारे आएंगे। एग्जामिनेशन में सिर्फ ये 6 हैं, ठीक है। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लोअर सर्वाइकल ज्यादा अफेक्टेड होता है। हाँ, इसे इसमें नहीं आएगा डिजेनरेशन, तो वैसे आपको वैसे बताएगा नॉर्मल मूवमेंट ये होता है। मतलब इसीलिए हम टेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये तो अपर सर्वाइकल में और लोअर सर्वाइकल में ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो एक्टिव में हमने क्या किया, सारी मूवमेंट कर ली। तो एक्टिव मूवमेंट से हमें क्या पता चला, क्या हमने देखा, पेन रिस्ट्रिक्शन, पेन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन, और पेशेंट इज विलिंग टू डू मूवमेंट और नॉट। 3 चीजें मैं बोलूँ। पैसिव मूवमेंट कराएंगे, तो पैसिव मूवमेंट का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, जो भी मूवमेंट कराएंगे हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन को जो भी करा रहे हैं, तो जो जहाँ पे हो एंड रेंज में फिर क्या करना है, मैं ऊपर से प्रेस करेंगे हल्का, स्लाइड ओवर प्रेशर देना है सभी मूवमेंट में, ठीक। तो ये हो गया हमारा पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट से हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं, एंड फील और पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन और एंड फील, ये 2 चीजें हमें पता है। फिर नेक्स्ट इज रेजिस्टिव मूवमेंट। रेजिस्टिव मूवमेंट हम जो अपनी आइसोमेट्रिक है उसी को हम रेजिस्टिव मूवमेंट कराते हैं। आइसोमेट्रिक नेक की सबको पता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, लेफ्ट साइड फ्लेक्शन, राइट साइड फ्लेक्शन, राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन। ठीक है। तो रेजिस्टिव मूवमेंट से हमें क्या पता चला, रेजिस्टिव मूवमेंट से हमें क्या पता चलता है, एक तो आपका फोर्स यानी कि पावर स्ट्रेंथ, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एमएमटी हो गया ना। Yes, yes. रेजिस्टिव मूवमेंट से फोर्स पता चला, और अगर पेन है तो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व, यानी कि मसल इन्वॉल्व है। अगर रेजिस्टिव मूवमेंट में पेन होता है तो क्या फाइंडिंग है, आपका मसल इन्वॉल्व है। अगर पैसिव मूवमेंट में पेन होता है तो मसल भी इन्वॉल्व हो सकती है, पर जो इनर्ट स्ट्रक्चर है वो भी इन्वॉल्व, अगर पैसिव में पेन आता है। पर रेजिस्टेड का 100% आपका मसल ही इन्वॉल्व है। ठीक है। अब क्या रह गया, नेक्स्ट क्या, रिफ्लेक्सेस रिफ्लेक्सेस में हम कौन कौन से देखेंगे, बाइसेप जर्क, ट्राइसेप जर्क, और कौन सा होता है अपने में, बैक टू रोटेशन, बाइसेप जर्क, ट्राइसेप जर्क एंड बैक टू। उसके बाद क्या है, सेंसरी एग्जामिनेशन, whether sensations are intact or no. This is clear for examination. Any doubt? Up to here clear? Yes, sir. बेटा एक बार रिवाइज करो शुरू से।